चलिए ठीक है बेटा। गौरव चौधरी इज प्रेजेंट हेयर। गौरव चौधरी इज प्रेजेंट हेयर। ओके बेटा, समझ आ गया था कल वाला काम बेटा सबको? ओके बेटा, अब देखो यहाँ से आगे बात करते हैं, वही टॉपिक आगे बढ़ा रही हूँ, बस थोड़े से क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगे आपके, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है बेटा आपका, जैसे मैंने कहा स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना आपको? स्ट्रेन का बेटा, ठीक है। स्ट्रेन क्या होती है? जैसे मैं कहूँ आपके पास रबड़ है, ऐसे समझो, ये एक रबड़ है, आपने रबड़ को पकड़ के खींच दिया, तो जब आप इसको पकड़ के खींचोगे तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। थिकनेस क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी बेटा, और लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो स्ट्रेन क्या है बेटा? जैसे आपने स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा आपका, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन बेटा, ठीक है। देखो, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह चेंज इन एरिया डिवाइड बाय, कुछ ये भी लिख सकते हो आप लोग। स्ट्रेन क्या हो सकता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। अब कह सकते हो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, अब हर केस में कह सकते हो। चेंज को आप डेल्टा से लिखते हैं बच्चों, मैंने बताया था जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो ये चेंज को डिनोट करता है, डी लिखो या डेल लिखो। जब चेंज बड़ा होता है तो उसको डेल से लिख देते हैं, जब चेंज बहुत छोटा छोटा होता है कुछ स्टेप्स के बाद तो उसको डी से लिख देते हैं। हाँ बेटा, बात तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन क्या आएगा बच्चों? देखो, है तो लेंथ ही ना बच्चों, ये है तो लेंथ ही ना। जैसे मैं कहूँ पहले 5 थी, बाद में बढ़ के 6 होगी, तो 6 - 5 1 ही आया ना, तो आई तो लेंथ ही ना भाई। पहले लेंथ मान ले 5 थी, आपने रबड़ को खींचा तो 6 हो गई, 6 मीटर हो गई, तो 6 - 5 1 मीटर चेंज आया। चेंज कितना आया? 1 मीटर। तो 1 मीटर भी तो है तो लेंथ ही ना बेटा, तो डायमेंशन फार्मूले में इसको क्या लिखेंगे? L, और नीचे भी लेंथ ही है, L से L कैंसिल। तो स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? M0 L0 T0। नो डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होगा, ठीक है। फिर से बताऊं, स्ट्रेन क्या होती है बच्चों? किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, जिसको हम लिखते हैं जैसे एरिया चेंज। जैसे मैंने रबड़ का एग्जांपल दिया आपको, हाँ बेटा, जैसे मैंने कहा रबड़ का एग्जांपल दिया आपको, उसको खींच लिया आपने, ठीक है। तो माने पहले जैसे रबड़ को खींचोगे तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी उसकी बेटा। हाँ, तो क्या आ जाएगा? तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा, ठीक है। इन जनरल लिख सकते हैं आप लोग चेंज इन डायमेंशन। देखो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये जब चेंज होती है इसे बोलते हैं बच्चों डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशन। ए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, इनको डायमेंशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने लिखा चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन बच्चों। ये किसका फॉर्मूला आया बच्चों? स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। समझ आ गया बेटा? क्लियर? ओके बेटा, सबको ये क्लियर हो गया ये पॉइंट? एक बार मैसेज करें, रिप्लाई दे मुझे। स्ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? बाकी हम 7th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि ये चीजें क्या है और आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकालना। बेसिकली आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी ये सब हम यूनिट वाइज डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है बेटा? क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ पढ़ा था ना आप लोगों ने, 7th 6th में शायद आता है एक छोटा सा टॉपिक हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का नाम तो सुना ही होगा सबने ना, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है बच्चों? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन।
हुक्स लॉ क्या कहता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं बच्चों तो उसमें खिंचाव आता है, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं बेटा तो एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमेशा आएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट, ये मैंने लिख दिया नीटा से या किसी से लिख दो सिग्मा से, स्ट्रेन, ठीक है, जनरली नीटा से लिखा रहता है। तो क्या आया आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये नीटा है ना बेटा, नीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि ये बताता है कि कोई मटेरियल, जैसे मैं कहूं आपके पास, जैसे मैंने कहा आप रबड़ को खींचे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रबड़ को खींचे जा रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, ठीक है। आपने फोर्स लगाया और खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उसकी फोर्स, एक पॉइंट ऐसा आएगा और ज्यादा फोर्स लगाओ तो ब्रेक हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर लिमिट जहां तक आप उसको स्ट्रेस दे सकते हो उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी लिमिट, और उस कोएफिशिएंट को बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब अलग अलग मटेरियल की बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अलग होती है। जैसे तुम अगर लोहे की वायर को खींचोगे, किसी चीज में करते हैं ना, जैसे सोने की तार बनाते हैं, गोल्ड की वायर बनाते हैं, स्टील की वायर बनाते हैं, ठीक है, तो उस मेटल को खींच के बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टील की इलास्टिसिटी अलग होगी, अलग फोर्स पे डिपेंड करेगा, आयरन की अलग होगी बच्चों, गोल्ड की अलग होगी, ठीक है, रबड़ की अलग होगी। हाँ, इलास्टिसिटी डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चों अलग हो सकती है, लेकिन रहेगा क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमने कल पढ़ा था बेटा, स्ट्रेस क्या होगा बेटा, स्ट्रेस का कंसेप्ट कल आप लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रेस क्या होगा, देखो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होगा, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। स्ट्रेस का क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, कल बताया था मैंने, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का क्या बताया था कल मैंने, MLT-2। कोई बच्चा ऐसा जो कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं था, अटेंडेंस लगानी आज तुम्हारी, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, तो एक बार रिपीट करती हूँ मैं किसी बच्चे को। फोर्स को क्या लिख सकते हो बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास को लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को लिख सकते हो बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स हो जाएगा MLT-2। देखो मैंने बताया था मास को m से, डिस्टेंस को l से, टाइम को t स्क्वायर, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आया बच्चों MLT-2। तो आप लोग इसके याद रख लो, मैंने कहा था कि आप लोग इसे याद रख लो बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये आपको बार बार यूज होना है, तो मैं लिख दूं अब यहाँ पे, इधर देखो। तो क्या आया बच्चों आपके पास, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, और एरिया के क्या लिख दोगे, l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल, तो ML-1T-2, ये स्ट्रेस का आ गया। स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला M0L0T0, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या आया बच्चों, ML-1T-2 डिवाइड बाई 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ML-1T-2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेटा किसके लिए आया ये, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर बच्चों, सबको समझ आ गया सभी को, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते। किसी को डाउट हो तो एक बार मैसेज करो बेटा, किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो एक बार मैसेज करिए। अच्छा अंशु, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है? देखो अंशु बेटा, आपके पास अभी बताया, मैं अभी बता देती हूँ, एक बार इसको नोट कर लो। शायद आप लेट आए इसलिए नहीं पता होगा, बताती हूँ अभी। देखो स्ट्रेस कल बताया था बच्चों, अभी बताया मैंने स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों अंशु, कि स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन।
ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या मैं कह दूं चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, या मैं कह दूं चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सब स्ट्रेन है बच्चों। मतलब डायमेंशन मतलब बच्चों एरिया लेंथ वॉल्यूम, ओरिजिनल के कंपैरिजन में बेटा कितना चेंज हो गया। हाँ चंचल बता रही हूँ बेटा, जैसे मैंने कहा एक रबड़ था, आपने उसको पकड़ के खींचा, ये रबड़ इतना था, आप इसको पकड़ के खींचोगे बच्चों तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी और इसकी लंबाई बढ़ जाएगी बेटा। तो इसे बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलोगे, देखो लेंथ पहले मान लिया 5 मीटर थी और बाद में होगी 7 मीटर खींचने के बाद, तो आपने कहा लेंथ कितनी चेंज हुई, चेंज को डेल से दिखाते हैं, ठीक है, तो डेल एल बराबर 7 माइनस 5, अरे आपने लिखा देखा होगा ना, डेल्टा एक्स को क्या लिखते हो x2 माइनस x1, अब x की जगह आ गया l आ गया, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे ये 2। तो ये आपके पास लेंथ में चेंज जो हुआ, और ओरिजिनल कितनी थी बच्चों 5, तो आप स्ट्रेन लिखेंगे यहाँ पे, चेंज आया 2 और ओरिजिनल कितनी थी 5, तो ये स्ट्रेन आ गई उसमें, मतलब उस क्वांटिटी में ओरिजिनल के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ, दैट इज द स्ट्रेन, दैट इज द बच्चों ये क्या स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया अगर ज्यादा है तो स्ट्रेस कम होगा और एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि इस पेन को तुम अगर ऐसे पकड़ोगे तो मेरी इस उंगली के ऊपर प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर इस पेन के मैं निब से पकड़ू इसको यहाँ से, तो देखो मेरी उंगली पे प्रेशर ज्यादा, गड्ढा ज्यादा हो जाएगा, मेरी उंगली पे प्रेशर ज्यादा आएगा, तो मेरे पास क्या हुआ है, आपके पास जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो स्ट्रेस बढ़ गया, स्ट्रेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब तुम एक डाउट आ सकता है सभी बच्चों के मन में कि स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया और प्रेशर भी होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वांटिटी अलग है तभी तो नाम अलग है बच्चों, नहीं तो नाम सेम ही होता। ठीक है मैं बताती हूँ एक बार, ये क्लियर हुआ, बताओ एक बार, अंशु चंचल बेटा बताओ एक बार मैसेज करिए बेटा। बताइए जल्दी रिप्लाई दो एक बार, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब बात करते हैं प्रेशर और स्ट्रेस में, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए बताती हूँ, बाकी आगे सब कुछ पढ़ेंगे। देखो जो आपका प्रेशर होता है ना बच्चों, उसका भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेस होती है बेटा उसका भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है बेटा, हाँ डिफरेंस क्या है, देखो प्रेशर हमेशा किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा, ऑलवेज प्रेशर हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे मैं अगर मेरे हाथ को दबाती हूँ, मैं इसको ऐसे दबा रही हूँ ऐसे, तो मैं फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगा रही हूँ। मैं फोर्स कैसे लगा रही हूँ बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जैसे आप किसी चीज को दबाते हो, ऐसे किसी चीज को ऐसे दबा रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ मैं इस बुक को दबा रही हूँ, जैसे मैंने कहा मैं इस बुक को दबा रही हूँ इसको ऐसे, तो मैं इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही हूँ। मैं फोर्स कैसे लगा रही हूँ, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो प्रेशर हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा, प्रेशर हमेशा बॉडी के कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन बच्चों स्ट्रेस जो है ना, प्रेशर हमेशा कैसे लगेगा, प्रेशर एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस, बॉडी के सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। लेकिन स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस अब मैं इसी में बात करूं, स्ट्रेस बच्चों परपेंडिकुलर भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है। टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जैसे देखो ये बुक है आपके सामने, परपेंडिकुलर तो ये लगा ही लगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये नीचे वाला सरफेस फिक्स है और ऊपर वाले सरफेस को ट्विस्ट कर दिया, तो मैं स्ट्रेस यहाँ भी लगा रही हूँ, स्ट्रेस यहाँ लगाया ना मैंने इसको, देखो नीचे वाला सरफेस मेरा फिक्स है, नीचे वाले सरफेस में कोई छेड़खानी नहीं है, बिल्कुल फिक्स कर दिया। ऊपर वाले सरफेस को अपनी पोजीशन से ट्विस्ट कर दिया, तो मैं इसको टेंजेंशियली क्या कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये भी स्ट्रेस लगी। तो स्ट्रेस टेंजेंशियल भी हो सकती है और आपके
परपेंडिकुलर भी हो सकती है, लेकिन प्रेशर हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी। जैसे मैं एक एग्जांपल से और बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे आपने कहा स्ट्रेस में कंप्रेशन भी हो सकता है, आपका एक्सटेंशन भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ये आपके पास एक बॉडी थी, ऐसे पहले ऐसे रखी हुई थी, तो का ये सरफेस उसका फिक्स है, जैसे मैंने अभी बुक का लेके बताया, और ऊपर वाले सरफेस को थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर दिया किसी एंगल पे। ये बच्चों देखो अपनी पोजीशन से क्या कर दिया आपने, इसको शिफ्ट कर दिया। देखो ये यहां से, तो ये एंगल बना थीटा, तो ये से बोलते हैं बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्ट्रेस डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से लग सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन फोर्स हमेशा कैसे एक्ट होगा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी एक्ट होगा। दोनों में डिफरेंस बेसिक ध्यान हो गया, बाकी डिटेल में आगे 7th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। ये बात सबको क्लियर बेटा? सभी बच्चे एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, ये बात सबको समझ आ गई? आगे बेटा सबको एक बार रिस्पॉन्स दीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट वर्ड जब भी लगता है बच्चों, ग्रेडियंट वर्ड जब भी आएगा ना, देखो ये ग्रेडियंट वर्ड जब भी आएगा आपका, तो मतलब आप उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो। जैसे मैं लिख दूं dv by dx, मतलब वो क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरिएबल हो रही है। वो क्वांटिटी बच्चों डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, वेरिएबल हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जब आप पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, मतलब dv by dl, उसे बोलेंगे बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे कैसे आया आपके पास, या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहूं मैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड मतलब वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस। ये बच्चों पोटेंशियल है और ये बच्चों वेलोसिटी है। देखो डायमेंशन फॉर्मूले आपको आ गए, बस आप लोगों को इन टॉपिक्स, ये जो आपकी बुक में जो आप पढ़ेंगे, थोड़ा कंसेप्ट समझना है इनका। तो जब भी आप उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो तो उसे बोलते हैं बच्चों ग्रेडियंट। इसी में तरह मैं बोलूं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट के लिए क्या कर दोगे, P by L। क्या बोल दोगे बच्चों, P by L। आया कैसे, जैसे मैं बात करूं बच्चों, आपके पास ये लेयर है वाटर की, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ये वाटर की लेयर है, पानी फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। तो देखो ये लेयर जब आगे जा रही है, यहाँ से ये माने नदी बह रही है, तो नदी का जो ये वाला सरफेस है बच्चों, यहाँ पे मानते हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जो 0 होती है। अब जैसे जैसे इस सरफेस के ऊपर बढ़ते हैं तो ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। ये वेलोसिटी क्या होती जाती है आपकी, इंक्रीज। देखो क्या होता है ग्रेडियंट में, फिर से सुनिए। ये नदी फ्लो कर रही है बच्चों, ये नदी का सरफेस है, तो सरफेस की तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी। और ये तो आपको भी पता है, जो पानी सबसे ऊपर बह रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होती है बजाय कि जो पानी नीचे होता है बच्चों, ठीक है। तो मान लिया ये ऊपर, जैसे इस सरफेस से थोड़ा ऊपर आए, जैसे जैसे इस सरफेस से थोड़ा थोड़ा ऊपर आओगे आप, तो वेलोसिटी ऑफ लेयर, ये पानी की लेयर है बच्चों, वाटर लेयर है, वाटर लेयर। ये ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे नदी बह रही है तो नदी के ऊपर जो पानी बह रहा है बेटा, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो क्या हो रहा है, जैसे ये लेयर जब आगे बढ़ रही है, ये वाली लेयर, जब ये ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ रही है तो ये नीचे वाली लेयर इस पे फ्रिक्शन लगा रही है, इस तरीके से। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना बच्चों, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को जब तुम आगे सरकाते हो तो सरफेस के साथ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये आप मैकेनिकल फिजिक्स में कहते हैं। लिक्विड लेयर्स में बोलते हैं इसको फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यही फ्रिक्शन लिक्विड लेयर्स के बीच से एक लेयर आगे बढ़ेगी तो दूसरी लेयर उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, जैसे बॉक्स के अंदर होता है। ये मैकेनिकल फिजिक्स में होता है बेटा, ये लिक्विड की लेयर्स के
बीच में होता है, ठीक है। अब जैसे ये लेयर यहाँ तक जा रही थी तो मान ली ये डिस्टेंस कितनी थी, जेड थी। ऊपर वाली लेयर की डिस्टेंस मान ली मैंने डेल्टा जेड मान ली। यहाँ पे वेलोसिटी v थी, ऊपर वाले की वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा v। वेलोसिटी बढ़ गई, डिस्टेंस में कितनी होगी, z प्लस डेल्टा z। तो नेट चेंज कितना आया, v माइनस v प्लस डेल्टा v माइनस का v और z प्लस डेल्टा z माइनस का z। तो ये इससे कैंसिल। तो जो नेट चेंज आया वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ, सुनो अभी आपको समझ नहीं आएगा, 2 मिनट रुको। देखो ये आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो बच्चों, तो देखो सरफेस से ऊपर डिस्टेंस चेंज हो रही है। हाँ 1 मिनट बेटा, देखो सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर बढ़े, ठीक है, तो देखो डिस्टेंस चेंज हो रही है सरफेस से। और सरफेस से ऊपर बढ़ते समय लेयर्स की स्पीड भी क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। वेलोसिटी लेयर्स की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये जो वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ लेयर्स की चेंज हो रही है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर से मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि ये लेयर ऊपर बढ़ रही है। हाँ सुनो, ये जो वेलोसिटी देखो, यहाँ वेलोसिटी मान लिया 4 मीटर थी, यहाँ होगी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ होगी 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो ऊपर जैसे सरफेस से ऊपर जा रहे हो, अब देखो फिजिक्स में कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी हमें इन चीजों की। अब ये चीजें देखो, ये तो आपने बेसिक समझ लिया कि ऊपर वाले पानी का फ्लो ज्यादा है, नीचे वाले पानी का फ्लो कम है। अब फिजिक्स में कुछ अजम्पशन लेके कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी हमें उस सरफेस से। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, मान ली सबसे नीचे वाले की तो मान लिया 1 मीटर पर सेकंड थे और सरफेस तो रेस्ट में है बच्चों, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़े बच्चों, जैसे जैसे ऊपर बढ़े तो क्या होगा, वेलोसिटी डिस्टेंस बढ़ रही है सरफेस से ऊपर और वेलोसिटी भी सरफेस से ऊपर क्या हो रही है, चेंज। जो ये वेलोसिटी सरफेस के साथ चेंज हो रही है बेटा, जो ये वेलोसिटी सरफेस के साथ चेंज हो रही है उसे बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर से समझाती हूँ, नहीं आया 1 सेकंड। देखो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब बताया बेटा मैंने, कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है। मैंने क्या बताया है नमिता, कि कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, इसे बोलते हैं बच्चों ग्रेडियंट। क्या बोला उसको, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली ये बताता है, जैसे मैं कह दूं डेल वी बाई डेल एक्स, जैसे डी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब इस एक्स के साथ ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसको बोला ग्रेडियंट बेटा, ठीक है। अब मैं फिर से समझाती हूँ इस पॉइंट को। मैंने कहा बच्चों ये एक नहर थी, पानी बह रहा, नदी थी, ये नदी का सरफेस है। देखो नदी का सरफेस थोड़ी ना मूव कर रहा है। अब सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़े तो ये लेयर चल रही है, देखो पानी की लेयर एक के ऊपर दूसरी लेयर चल रही है बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो लेयर थी इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, इसकी होगी 3 मीटर पर सेकंड, इसकी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी 7 मीटर पर सेकंड, 8, इसकी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड। देखो जैसे जैसे इस सरफेस से ऊपर जाते हो वैसे वैसे लेयर्स की स्पीड चेंज होगी। अब देखो जब फ्रिक्शन जैसे होता है, ये लेयर आगे बढ़ रही है बच्चों, ये लेयर आगे बढ़ना चाहती है, इस पे फ्रिक्शन लगा के पीछे खींचेगी, तभी तो इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ रहा है बच्चों। सभी नहीं तो सारी लेयर स्पीड से बढ़ती रहे। नीचे सबसे कम स्पीड क्यों है, क्योंकि नीचे सरफेस है तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। नीचे सरफेस है तो नीचे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है बच्चों, इसलिए नीचे स्पीड सबसे ज्यादा है। अब देखो ये जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़े तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और डिस्टेंस भी क्या हो रही है, सरफेस से चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, और डिस्टेंस भी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी चेंज हुई उसे बोला बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसे क्या बोला बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे मैंने मान लिया बच्चों कि ये कोई पॉइंट मान लिया P, इस P पॉइंट तक वेलोसिटी है V और ऊपर वाले पे जाके थोड़ी सी चेंज होगी, तो चेंज आया जैसे 10 में से 8 3 का चेंज आया, तो इसको मैंने डेल्टा V से लिख दिया। तो नेट चेंज क्या हो गया, V प्लस डेल्टा V। देखो V तो 8 तक थी और डेल्टा V कितना है, तो मैं लिख देती हूँ 8 प्लस 2। तो 8 प्लस 2 क्या है, V प्लस डेल्टा V। 8 प्लस 2 क्या है, ये V प्लस डेल्टा V, ठीक है। और यहाँ तक डिस्टेंस मान लिया जड़ थी, ऊपर डिस्टेंस डेल्टा जेड होगी। जैसे ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे नाम दे दिया मैंने 4 मीटर, ठीक है। तो आप इसको देखो, चेंज को कैसे लिखते हो आप लोग, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या है बच्चों, V, फाइनल क्या होगी, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है V प्लस डेल्टा V और इनिशियल क्या है बच्चों V। फाइनल डिस्टेंस Z प्लस डेल्टा Z, इनिशियल क्या है
इससे कैंसिल, तो क्या आया डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी बच्चों डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, इसे बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस पॉइंट इज क्लियर और नोट, बताइए एक बार जल्दी से, इसे क्या बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी प्रेशर तरह, इसी तरह बात करेंगे बच्चों प्रेशर की, कि प्रेशर जब डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। जब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसे क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा सा बेसिक बताया बच्चों में, मैं बार बार कह रही हूँ इस बात को कि डिटेल में आप लोगों को आगे के चैप्टर जब आपका सेकंड थर्ड आगे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, 10 यूनिट है, उन सब में डिटेल में सी चीजें आएंगी। बस मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। मैंने बताया लेयर एक लेयर दूसरी लेयर पे चल रही है बच्चों तो स्पीड चेंज होगी। अब फिजिक्स देखो, तुमने अपने बेसिक से समझ लिया कि लेयर ऊपर वाली का फ्रिक्शन कम है, नीचे वाली का ज्यादा है, ऊपर वाले पानी का फ्लो ज्यादा है, नीचे वाले पानी का फ्लो कम है। लेकिन आप उसको फिजिक्स में कैलकुलेट भी करोगे मैथमेटिकली कैसे, तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम ये अजम्पशन करते हैं। एवरी स्टूडेंट बताइए, सभी बच्चे, सबको समझ आया? सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार मुझे। पारस इज प्रेजेंट हियर, आदित्य शर्मा प्रेजेंट हियर, पार्स आदित्य शर्मा, अवंतिका, रिया, रिया चिलीवाल, दिव्या, अंशु, ज्योति, अंशु, ज्योति, बताइए बेटा सभी एक बार रिस्पॉन्स दीजिए, सबको समझ आ गया या नहीं आया? किरशान, सुमिता, ओके बेटा, ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या करना आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट का लिखना आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए क्या दोगे, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये डिस्टेंस है ही बच्चों, डिस्टेंस है डिस्टेंस कैंसिल, 1/t, तो क्या आ गया t इनवर्स। अब ऐसे लिखना हो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का लिखना हो बच्चों, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल पढ़ा है ना आप लोगों ने 10th में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का निकाल लो पहले बच्चों। वर्क डन का कल पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज को क्या लिखोगे, कल पढ़ा था करंट आई, क्या होता है बच्चों, Q/T। देखो चार्ज का कैसे लिखेंगे, देखो चार्ज का कैसे लिखेंगे, करंट आई क्या होता है बच्चों, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है बेटा, करंट। तो Q को क्या लिख सकते हो, I इंटू टी। तो Q I का बच्चों एम्पियर और टाइम के लिए T। देखो करंट क्या होता है बच्चों, I इज Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। तो Q को क्या लिख दो, I इंटू टी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट के लिए क्या किया, एम्पियर, और टाइम के लिए I, तो इसके लिए लिख दोगे A इंटू टी। ठीक है, A एम्पियर है बच्चों, तो A का A ही रहेगा, फोर्स का mL/t-2, डिस्टेंस L, A इंटू टी। ठीक है, तो ये बना mL/2t-3 अपॉन एम्पियर। तो इसको लिखेंगे आप लोग mL/2t-3 एम्पियर इनवर्स। फिर से बताओ एक बार, देखो पोटेंशियल को लिख सकते हो बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल को क्या लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चार्ज को क्या लिख सकते हो, एम्पियर इनटू टाइम। एम्पियर को बच्चों एम्पियर ही लिखेंगे, क्योंकि जैसे मास को m लिख रहे हैं, लेंथ को l, टाइम को t, ऐसे ये 7 यूनिट्स थी, इन्हीं को लिख रहे हैं ना बेटा। हाँ, तो देखो फोर्स का आपको पता है mL/t-2, डिस्टेंस के लिए l आ गया। ठीक है, Q को एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो देखो mL/L² बन गया बेटा, ये t-3 डिवाइड बाय एम्पियर, तो क्या आया mL/2t-3 एम्पियर इनवर्स। क्या आ गया, एम्पियर इनवर्स। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब उसने पूछा पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ
वी डैश लिख देती हूँ मैं। वी आया आपका ml2t माइनस 3 एम्पियर इनवर्स, एल से डिवाइड कर दो, एक एल से एक एल कैंसिल, तो mlt माइनस 3 एम्पियर इनवर्स। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का, सिर्फ एल से डिवाइड कर देना बेटा। बताओ क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी बच्चों को? देखो बच्चों आपके नीट में, आईआईटी में, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पूरी फिजिक्स का बेसिक बता दूंगा इस चैप्टर में आपको, थोड़ा मेन सा पॉइंट, बाकी तो डिटेल तो हम यूनिट वाइज पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें निकालने आ गई, अब बस तुम्हें ये पोटेंशियल तुम्हें पता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल बेटा आपको पता, वर्क डन का कल निकाला भी था, चार्ज को आप लिख सकते हो एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है? आप एज इट इज हो गया बेटा। हाँ आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप जब अपनी बुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। हाँ ठीक है, ओके ओके। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड सुना है सबने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी? पहले विस्कोसिटी का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी बेटा, विस्कोसिटी क्या होती है? देखो विस्कोसिटी आप एक ऐसे समझिए बेटा, जैसे आपने ये कहा कि आप पानी सरफेस पे डालते हो, जैसे आप एक गिलास पानी लो बच्चों सभी, और एक गिलास शहद लो, आप दोनों को फर्श पे डाल दो, तो ज्यादा फैलाव किसमें होगा? ज्यादा दूर तक कौन फैलेगा? पानी ना। भाई आपने एक गिलास शहद लिया बच्चों और एक गिलास लिया पानी बेटा, क्या बोला आपने? एक गिलास शहद लिया, एक गिलास पानी लिया, दोनों को सरफेस पे डाल दिया, ठीक है? तो ज्यादा डिस्टेंस तक कौन सा फैलेगा? शहद तो वहीं की वहीं कंजेस्टेड रह जाएगा और पानी फैल जाएगा, यही होगा ना बेटा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें विस्कोसिटी फ्रिक्शन को इंडिकेट करता है यहाँ पे। हाँ बेटा, विस्कोसिटी यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है? एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को इंडिकेट करता है बिटवीन लिक्विड लेयर्स, लिक्विड लेयर्स। देखो हाँ फ्रिक्शन, हाँ बेटा बिल्कुल, आपने फ्रिक्शन अभी तक बॉक्स का पढ़ा है कि एक बॉक्स है उसको आगे सरकाएंगे, आप पैरों से चलोगे तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, यह आपने बॉडी के लिए पढ़ा है। अब लिक्विड के लिए जो फ्रिक्शन का काम करता है, लिक्विड में जो, हाँ लिक्विड के केस में ये दैविक के नाम से पिटाई हो जाएगी मैम, क्या बात होगी? अच्छा ओके ओके, नहीं नहीं भाई समझना तो पड़ेगा दैविक ठीक है। अब सुनो बेटा, हाँ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स, तो लिक्विड के बीच में, लिक्विड लेयर्स के बीच में जो काम फ्रिक्शन का काम जो कर रहा है, लिक्विड लेयर्स के बीच में जो क्वांटिटी फ्रिक्शन का काम करती है बच्चों, उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। तो शहद की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए जब उसको तुम सरफेस पे डालोगे तो वो वहीं की वहीं फैल के रह जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, नहीं फैलेगा, वो वहीं कंजेस्टेड रह जाएगा। तो शहद की जो पार्टिकल्स है उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। सेम बात बच्चों आप बात करते हैं किसके लिए? जैसे वाटर, वाटर की लेयर्स के बीच में बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कम है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस तक फैल जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस तक बच्चों फैल जाएगा, ठीक है? अब आपको पढ़ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आपको, तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझते हैं बच्चों क्या होता है। मैंने अभी समझाया कि लिक्विड लेयर्स, ये लिक्विड लेयर्स है बच्चों, जब ये आगे बढ़ रही है ये वाली लेयर, तो ये वाली लेयर इस पे फोर्स लगा के पीछे खींच रही है। हाँ जब ये वाली लेयर आगे बढ़ रही है बच्चों, तो ये वाली लेयर इसको पीछे खींच रही है, ठीक है? तो आपके पास क्या लग रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या लग रहा है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम एफ से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? एफ से। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? देखो अब ये सरफेस था, सरफेस से ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। भाई मैंने कहा ये v वेलोसिटी है तो ये होगी v प्लस डेल्टा v, ये डिस्टेंस यहाँ तक z है तो ये होगी z प्लस डेल्टा z। तो अभी लेयर्स में वेलोसिटी
वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, तो आप क्या सीधा कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के x लिख लो, x प्लस डेल्टा x, ठीक है, x ज्यादा याद रहता है, तो ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ कांटेक्ट, कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है इनका आपस में, जैसा आप फ्रिक्शन में कहते हो, देखो फ्रिक्शन में कि ये आगे बढ़ा तो इस सरफेस का, इस बॉक्स का इस सरफेस के साथ कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है, इस बॉक्स का इस सरफेस के साथ कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों ये फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या आया ये फॉर्मूला निकल के कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ कांटेक्ट से। तो मैं इन दोनों से ये बात कह सकती हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv/dx एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ F बराबर, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे बच्चों नीटा, क्या लेंगे नीटा, dv/dx इनटू एरिया, और इसको माइनस साइन लिखा मिलेगा जब आप आगे पढ़ोगे यूनिट में। माइनस साइन किसके लिए आया बच्चों, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कि ये लेयर इधर जा रही है तो ये इससे अपोजिट लग रहा है, तो ये माइनस साइन अपोजिट के लिए है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आगे वाले फोर्स को कम करता है, इसलिए कम के लिए आपके पास अपोजिट के लिए ये साइन कैसा आया बेटा, नेगेटिव, ये साइन कैसा आया आपका नेगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब देखो मैंने कहा लेयर, शहद के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगी बच्चों, ऑयल के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होगी, जैसे आप डेंसिटी की बात कर लो एक तरीके से, ठीक है, जैसे आपको कॉपर की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, ठीक है, सेम एज इट इज एज पॉइंट। तो इसको नीटा को बोलेंगे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा को क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपको देखो कैलकुलेशन करनी, अभी आपने फिजिकली समझा कि शहद को गिराएंगे पानी को गिराएंगे, अब शहद और पानी को गिराएंगे तो ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना कि ये ज्यादा क्यों फैला, ये कम क्यों फैला, भाई शहद कम क्यों फैला, पानी ज्यादा क्यों फैला और शहद कम क्यों फैला। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन बनाई, हमें पता था कि लिक्विड लेयर्स में फ्रिक्शन तो हो रहा है, हमने कैलकुलेशन करी और हमने देखा कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें वेलोसिटी कम है, आगे बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं वेलोसिटी ग्रेडियंट पर भी डिपेंड कर रहा है। दूसरा, उसका सरफेस के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, इस बात पर भी वो डिपेंड करेगा। तो हमने एक क्वांटिटी बनाई, हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक एरिया ऑफ कांटेक्ट, एक डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। फिर देखा कि ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो कांस्टेंट आया मैथमेटिकली, तो मैंने कहा कि जब आपने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिससे बोला आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्यों आया बच्चों, क्योंकि हर मटेरियल में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू अलग अलग होगी, शहद के लिए अलग होगी, अलग ऑयल के लिए अलग होगी, पेट्रोल के लिए अलग होगी, डीजल के लिए अलग होगी, हर चीज सिचुएशन के अंदर ये क्वांटिटी चेंज होगी, क्योंकि हर एक की प्रॉपर्टी बच्चों वहां पे अलग अलग है, इसलिए वहां पे बच्चों ये नीटा चेंज हो जाएगा। इस नीटा को ही बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस नीटा को ही क्या बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस पॉइंट इज क्लियर, सभी स्टूडेंट एक बार रिस्पॉन्स दे मुझे, ये पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर हो गया बेटा। बताइए जल्दी से। तो आपके पास क्या आया बेटा, F बराबर नीटा dv/dx इंटू ए। अब आपको नीटा निकालना है, तो नीटा क्या हो जाएगा F इंटू dx dv इंटू ए। dv बच्चों पोटेंशियल ही है, dv क्या है बच्चों पोटेंशियल चेंज, अरे चेंज ही तो है, जैसे आपने कहा 5 मीटर में से 3 मीटर घटाओगे तो डिस्टेंस ही तो मिलेगी, बस 5 माइनस 3 को आपने डेल से लिख दिया, 5 माइनस 3 को तुमने डेल से लिख दिया और कुछ नहीं। हाँ, अब इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है mL/t-2, डिस्टेंस के लिए L आ गया, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे ये पता है ना, खोल के लिखूं, एक बार देखो, खोल देती हूँ, एक बार खोल देती हूँ, हाँ देखो, हाँ देखो, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बच्चों आपको पता था mL/t-2, डिस्टेंस के लिए
दोगे, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को L बाई टी लिख दोगे, एरिया के लिए क्या लिख दोगे, L स्क्वायर। ये सारी वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो, तो क्या आया, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए L आ गया, वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा, और एरिया के लिए L स्क्वायर। अब जो कटता है वो काट दो, ये L से L कैंसिल, तो आया आपके पास m, ये बना L माइनस वन, टी माइनस टू प्लस वन, ये टी सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है बच्चों, पावर ऐड हो जाएंगी, तो आया एम एल माइनस वन टी माइनस वन बच्चों। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यस, वेरी गुड डेविड, वेरी गुड। समझ आया सबको? यस ऋषिराज की आईडी से, यस बेटा, हाँ क्लियर। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आप ये इन चीजों को नहीं रख सकते, आप बस ये याद रखो F बराबर नीटा डीवी बाई डी एक्स इंटू एरिया, कि फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखो, तो तुम कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दोगे, क्योंकि आप इन चीजों को नहीं रख सकते कभी भी बच्चों। आप ml t माइनस टू ml माइनस वन को कभी याद नहीं रख सकते, आपको सिर्फ ये बेसिक क्वांटिटी याद रखनी है, ठीक है? हाँ बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। एक ऐसा ही एक और आता है बच्चों, नीटा को तुम हो सकता है बुक में पढ़ोगे तो इसी नीटा को दूसरे तरीके से निकाल रखा हो। हाँ एक देखो, हाँ हाँ अब देखिए, एक होता है बच्चों स्टोक्स लॉ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को तुम यहां से भी निकाल सकते हो, F बराबर 6 पाई नीटा आरवी, इसे बोलते हैं बच्चों स्टोक्स लॉ। एक होता है स्टोक्स लॉ, ये भी हम पढ़ेंगे आगे 7th यूनिट में। ये लॉ क्या कहता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों 6 पाई नीटा आरवी। स्टोक्स लॉ कब आता है बच्चों, सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच में। देखो अभी जो तुमने फ्रिक्शनल फोर्स की बात करी वो सिर्फ लिक्विड लेयर्स के बीच में बात करी, अभी जो तुमने इस फ्रिक्शनल फोर्स की बात करी बच्चों वो लिक्विड लेयर्स के बीच में बात करी। और जब स्टोक्स लॉ आया तो स्टोक्स लॉ ने बात करी बच्चों सॉलिड प्लस लिक्विड की। उसने देखो मान लिया ये नहर बह रही है, ये पानी बह रहा है, इसने एक बॉल रख दिया बाप ने, ये बॉल है आपकी, अब ये बॉल आगे इस पानी के साथ बढ़ेगी, पीछे ये वाली लेयर इस पे फोर्स लगाएगी। तो देखो ये क्या है, सॉलिड, ये बॉल क्या है, सॉलिड। क्रिकेट की बॉल क्या आपकी सॉलिड है, या प्लास्टिक की, मान लो क्रिकेट वाले का ज्यादा वेट होगा तो डूब जाएगी वो, ठीक है। तो मान लो प्लास्टिक की बॉल है, वो कैसी है आपके पास, ये बॉल आगे बढ़ेगी, ये लिक्विड लेयर इस पे फोर्स लगाएगी, तो ये सॉलिड है ना बच्चों। जैसे आप नाव को समझो, अरे नाव देख लो ना, ये नाव चलती है तो नाव का सरफेस कैसा है, सॉलिड, और ये कैसा है, लिक्विड। नाव जब नदी के अंदर चल रही है तो ये सरफेस कैसा है बच्चों, सॉलिड, और ये लिक्विड कैसा है, लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के सरफेस के बीच में जब जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स ने बताया सॉलिड और लिक्विड के बीच में होने वाले फ्रिक्शनल फोर्स का चेंज, और उसकी वैल्यू आएगी बच्चों बाय कैलकुलेशन 6 पाई नीटा आरवी। तुम अभी इतना याद रखो 6 पाई नीटा आरवी, ठीक है। हाँ अब यहां से भी आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, कैसे, देखो नीटा को क्या लिख सकते हो, ये नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही है बच्चों, नीटा यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही है बेटा। तो नीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से F, 6 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स का बच्चों कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, याद रखना ये कि कांस्टेंट टर्म्स की लिमिटेशन थी, डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे कांस्टेंट टर्म्स की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों नहीं होता, तो उसको नेगलेक्ट कर देना। तो ये आपके पास बना F अपॉन में RV बराबर नीटा, ठीक है। अब देखो इसको निकालूं, फोर्स का ml t माइनस टू, डिस्टेंस के लिए L, और वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक L से एक L कैंसिल, तो क्या आया देखो ml माइनस वन t माइनस वन, देखो सेम आया है नहीं आया बताओ, आपका सेम डायमेंशन फॉर्मूला आया ना, आपका क्या आया सेम। देखो इस फॉर्मूले से भी अभी आपने निकाला तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया बच्चों, ml माइनस वन t माइनस वन,
से निकाला तब भी क्या है, ml-1 T-1। हाँ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ आपने लिक्विड के बीच में निकाला था। तो देखो लिक्विड तो वही है ना बच्चों, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे चेंज होगी, पानी वो बह रहा है तो बह ही रहा है, उसमें लिक्विड लेयर के लिए फ्रिक्शन उतना ही है। अगर सॉलिड आ गया तो सॉलिड के आने से सॉलिड में फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो गया, लेकिन लिक्विड की जो प्रॉपर्टी थी वो तो वही है ना, लिक्विड की प्रॉपर्टी में वहां पे कोई चेंज बच्चों वहां पे नहीं आया, लिक्विड की प्रॉपर्टी में बेटा वहां पे कोई चेंज वहां पे अकर नहीं हुआ, तो नीटा तो सेम ही रहेगा ना, नीटा में क्या चेंज आएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चे, एक बार रिस्पॉन्स दे, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, बेटा बताइए क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें सारे बच्चे। स्मिता, स्मिता इज प्रेजेंट हियर, पारस, गौरव चौधरी, पलक, चंचल, दिव्या, देव, ज्योति, ज्योति, अवंतिका, नमिता कुल्याणी, जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। समझ आ गया सबको? ओके बेटा, ठीक है ठीक है, चलो आगे चले बेटा। ओके ओके, पार्स नहीं है आज प्रेजेंट, आज पार्स मिस है इसका मतलब है ना, ठीक है ठीक है, देखते हैं आज उसकी रिमांड लेते हैं। निकिता ओके बेटा ठीक है, आगे सबको, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है बच्चों आपकी स्पेसिफिक हीट। एक फोर्स कांस्टेंट की और बात कर लेते हैं। फोर्स कांस्टेंट वैसे तो मैंने समझा दिया था आपको, फोर्स कांस्टेंट, फिर एक बार कर लेते हैं बात। फोर्स कांस्टेंट क्या था, मैंने कहा था बच्चों एक स्प्रिंग है, जब आप उसको खींचते हो तो खींच जाती है, लेकिन जैसे आप उसके फोर्स को छोड़ते हो तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है, वो बोलेगा आपके को क्या होगा, आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स, उस फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपका अप्लाइड फोर्स है और ये फोर्स कौन सा लगा बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। हाँ, तो ये के जो है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, अपोजिट लग रहा है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों, k इंटू एक्स। ये k है ना, इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग के केस में इसको बोल देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिख दोगे, बराबर kx, क्योंकि अभी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, हम क्वांटिटी में से ज्यादा चेंज की बात नहीं कर रहे, जस्ट हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो k बराबर हो जाएगा बच्चों f बाई x। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला सभी बच्चों को पता है, ml-t-2, और डिस्टेंस के लिए बच्चों l आ गया, l से l बच्चों कैंसिल, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आ गया mt-2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स कांस्टेंट। क्या है बच्चों, ये फोर्स कांस्टेंट या फिर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये डायमेंशन फार्मूला आया आपका फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया, समझ आ गया सबको ये। अब एक बार बताओ, एक होती है बच्चों स्पेसिफिक हीट, एक होती है लैटेंट हीट, ठीक है। अब आप अपनी बुक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कल ये खत्म कर देंगे। हाँ, एक होती है बच्चों लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, और एक होती है बच्चों स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, और एक होती है जस्ट बच्चों हीट। हीट किसे कहते हैं, दो तीन वर्ड की बात करते हैं। हीट, एक हुआ बच्चों लैटेंट हीट, एक हुआ बच्चों स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अब हीट की बात करते हैं। हीट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले
पहले हीट की बात कर लेते हैं। हीट क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे बोलते हैं बच्चों हीट। जैसे आपने कहा पानी बहुत गर्म था, थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, तो आपने कहा उसने एनर्जी रिलीज कर दी। तो वो एनर्जी रिलीज क्यों हुई बच्चों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है और जो आपका पानी था उसका टेम्परेचर अलग था। तो सराउंडिंग एनर्जी जो एक्सचेंज हुआ, देखो एनर्जी हमेशा कहां से फ्लो? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करेगी। ठीक है, जैसे आपने कहा गर्म पानी में अगर आप ठंडा पानी मिलाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उन दोनों में एनर्जी क्या होगी बच्चों? वहां पे एक्सचेंज होगी। तो जो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं हीट। तो आप जनरली कहेंगे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब भी हीट का फॉर्मूले की बात करेंगे तो आप एनर्जी का ही डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाला था कल, क्या था? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mL2T-2। तो जब भी आप हीट की बात करेंगे तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखेंगे आप लोग? एनर्जी का ही लिखेंगे। ठीक है, नोट करिए इस बात को। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है बच्चों, जैसे आपने कहा ये आइस है, आपने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे या वाटर में कन्वर्ट होगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये आइस थी बच्चों, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में एक्सचेंज होगी। तो देखो यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ भी टेम्परेचर कितना आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, सिर्फ फेज का चेंज हुआ। इसे बोलते हैं फेज चेंज। तो देखो बच्चों जब भी फेज चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड गैस। देखो जब सॉलिड से क्या बनता है बच्चों? लिक्विड। सॉलिड से आपका लिक्विड बनता है, लिक्विड से बच्चों आपका गैस बनता है। ठीक है, तो ये जो चेंज होते हैं इसे बोलते हैं बच्चों फेज चेंज। इसे बोलते हैं फेज चेंज, मतलब उसकी सिचुएशन चेंज होगी, फेज चेंज हो गया। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक जो चेंज हुआ, मतलब जब फेज चेंज हो लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो, व्हेन ओनली फेज इज चेंज या स्टेट चेंज कह सकते हो। आप कह सकते हो अपने लेवल पे स्टेट चेंज। स्टेट मतलब आइस कैसी थी? सॉलिड। आइस कैसी थी बच्चों? सॉलिड। और ये किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड के अंदर। तो स्टेट जब चेंज होगी बेटा, क्या चेंज होगी? स्टेट। व्हेन ओनली फेज इज चेंज बट टेम्परेचर नॉट चेंज, उसे बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट। उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। उसे क्या बोलेंगे आप लोग? लेटेंट हीट। एक बार नोट करिए। ठीक है, तो आप कहेंगे जैसे मान लीजिए 1 ग्राम आइस थी और ये वाटर में कन्वर्ट होगी, तो 1 ग्राम आइस से वाटर को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी यूज होगी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट। अब क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखूं मैं। 1 ग्राम आइस से वाटर बनाने में जो एनर्जी यूज होगी उसे क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट किस बात पर डिपेंड कर रही है बच्चों? मास पर। लेटेंट हीट किस बात पर डिपेंड कर रही है? मास पर। जैसे मैं कहूं 2 ग्राम आइस है तो 2 ग्राम आइस के लिए एनर्जी कुछ और यूज होगी। मैं कहूं 4 ग्राम आइस है तो 4 ग्राम के लिए एनर्जी कुछ और यूज होगी। तो लेटेंट हीट किस बात पर डिपेंड कर रही है बच्चों? मास पर। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आएगा बच्चों लेटेंट हीट का फॉर्मूला आएगा हीट अपॉन मास। क्यों किसके लिए लिखा मैंने? हीट के लिए। ये आया बच्चों क्यों? हीट के लिए सिंबल लिख दिया, हीट अपॉन मास।
ये पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। कैसे कहते हैं मैंने बात करी, मैंने कहा ओनली जब स्टेट चेंज हो या फेज चेंज हो, जैसे स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि आपके पास बर्फ जम रही थी, 1 घंटा लाइट नहीं आई तो बर्फ का पानी बन गया, लेकिन टेम्परेचर जब आइस का मेजर करा जब भी डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उस वाटर का मेजर करा जब भी 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन देखो कुछ तो एनर्जी यूज हुई ना वहां पे, उस सॉलिड आइस से लिक्विड बनने में कुछ तो एनर्जी बच्चों यूज हुई, उस सॉलिड आइस से लिक्विड बनने में कुछ तो एनर्जी यूज हुई ना आपकी। तो जो एनर्जी यूज हुई वो एनर्जी डिपेंड करेगी मास के ऊपर कि आइस का मास क्या है, ठीक है। तो इसलिए लैटिन हीट का फॉर्मूला बना हीट अपॉन मास, हीट अपॉन मास। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो कि हीट के इसकी फॉर्म है एनर्जी की, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हीट अपॉन मास। हीट क्या है बच्चों एनर्जी, तो ml2T-2 अभी निकलवाया था एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला था आपने ml2T-2। अरे एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml2T-2, मास के लिए mm से m कैंसिल, तो लेटेंट हीट क्या आया बच्चों आपके पास L2T-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया फॉर लेटेंट हीट। किसके लिए आ गया बच्चों लेटेंट हीट। बताओ इतना समझ आ गया सबको, दिस पॉइंट इज क्लियर। m0 L2T-2, यस दैविक बेटा वेरी गुड, ठीक है। लेटेंट हीट का कांसेप्ट समझ आया बेटा, बताओ जल्दी से एक बार, लास्ट ही आपका 5th क्लास होगी आपकी, नेक्स्ट छोड़ते हूँ।